अक्सा का शोहर कनाडा होता था। जब अक्सा हमला हुई तो सास ने निंदो से कहा कि वो कोई काम ना करें ताकि सारे काम अक्सा करे। जब इसका अमल जाया होगा तो हम इस पर इल्जाम लगाकर तलाक करवा देंगे। अक्सा सख्त गर्मी में काम करती और एक दिन दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। सास ने बेटे को फोन किया कि तुम्हारी बीवी बच्चा जाया करवा आई है। वो पागलों की तरह वापस आया और बेहोशी की हालत में अक्सा को अस्पताल ले गया तो सास निंदे जश्न मनाने लगी। तभी थोड़ी देर बाद इनके कदमों तले से जमीन निकल गई। जब दरवाजे पर सुफियान कुछ दिन पहले शादी करने के इरादे से लंदन से पाकिस्तान आया था और खानदान में हर एक रिश्ता देने को तैयार था, लेकिन सुफियान की माँ सुगरा बेगम का इरादा सिर्फ अपनी बहन सफीना की बेटी रिदा को ब्याह कर लाने का था और इसी सिलसिले में वो आज सुफियान को लेकर सफीना के ससुराल के यहाँ शादी पर जा रही थी। लेकिन सुफियान जिस आजाद माहौल से आया था इसलिए अपनी पसंद से शादी करना चाहता था। वो लोग वहां पहुंचे। रिदा उसे पहली नजर में अच्छी नहीं लगी थी। वो चुपचाप बैठा मोबाइल पर लगा रहा, लेकिन रिदा समेत कई और लड़कियां इसके इर्द गिर्द घूम रही थीं और खूब आज संवर कर आई थीं। वो इंसाफ से जान छुड़वाने के लिए वॉशरूम का बहाना बनाकर घर के अंदर की जानब बढ़ गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो अंदर से आती आवाजों पर ठटक गया। अरे मनहूस मारी, जल्दी हाथ चला ले, बाहर मेहमान बैठे हैं, हाथ जल गया है। मनहूस मारी, तू काम नहीं करेगी क्या? सफीना ने कड़क लहजे में किसी को कहा और उसे गालियां निकालती हुई बाहर निकल गई। सिसकियों की आवाज ने सुफियान को मुतवज्जो किया। वो बेअख्तियार किचन की जानब बढ़ा तो उसकी पीठ इसकी तरफ थी। सिसकियों से वो रो रही थी। वो उसके पास आया तो बेहद मासूम सी लड़की अपने जले हुए हाथ को देखकर रो रही थी। सुफियान ने धीरे से कहा, आपका हाथ जल गया है तो कुछ लगा लीजिए। उसने पीछे जाकर कहा तो वो अड़बड़ा कर मुड़ी और जल्दी से सर पर दुपट्टा लेने लगी। वो जग टाकू से देखे गया जो कि इंतहाई हसीन थी। वो जल्दी से रोक फेर कर अपना काम करने लगी और वो गुमसुम सा उसे देखने लगा, जिसने पहली नजर में ही उसके दिल की दुनिया बदल डाली थी। उसने कहा, सफीना खाला, आपकी क्या लगती है? वो कहने लगी, वो मेरी ममानी है, आप प्लीज बाहर जाएं वरना उन्हें बुरा लगेगा। सुफियान बाहर चला गया, लेकिन वो लड़की उसके दिल को भा गई थी। लेकिन जब उसने घर जाती सफीना की नींद की बेटी अक्सर से शादी करने की बात की तो सुगरा बेगम ने तूफान खड़ा कर दिया और उसके वालिद सिद्दीकी साहब तो इसके साथ थे, लेकिन दोनों बहनें फरिया और सलमा भी बोल रही थी और उन सब के अंदाज से लग रहा था कि वो अक्सर के हुस्न से डर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर आप लोग नहीं मानते वहाँ शादी के लिए तो मैं भी बिना शादी की वापस चला जाऊंगा। वो कहता हुआ उठकर वहां से अपने कमरे की जानब बढ़ गया। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाया था। अगले दिन वो सुबह ही सुबह दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और रात गए वापस लौटा। सुगरा ने खाने का पूछा मगर वो इनकार करके सोने के लिए चला गया। सुगरा को ये डर भी लाक हुआ कि कहीं बेटा किसी अंग्रेज मेम से शादी ना कर ले, फिर कभी वापस नहीं आएगा। अगले 2-3 दिन भी सुफियान की यही रूटीन रही और फिर तीसरे दिन सुबह ही सुबह सुगरा ने उसे आड़े हाथों लिया मगर वो चुपचाप सर झुकाए सुनता रहा। सुगरा ने उसे शाम को रिदा की तरफ जाने को कहा तो मजबूरन उसने हाँ कर दी। वहां जाकर वो बेजार शक्ल बनाए बैठा रहा और रिदा बार बार उसके आस पास मुंडला रही थी मगर उसने एक बार भी निगाहें उठाकर ना देखा। वहां जाकर जब सुगरा बेगम ने अक्सा का हाथ मांगा तो सफीना ने बैंड डालने शुरू कर दिए और साथ अक्सा की माँ को गालियां निकालने लगी जो कि इस दुनिया में नहीं थी। अक्सा जो कि चाय लेकर इधर ही आ रही थी, सफीना उसकी तरफ लपकी और उसको चोटी से पकड़कर बेदर्दी से मारने लगी। कहने लगी, करम जली मेरी बेटी की जगह लेने का सोच रही है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुफियान ने जब ये देखा तो खाला का हाथ पकड़ लिया। बस करे खाला, जान से मारेंगी क्या? सुफियान ने उसे छुड़वाते हुए कहा तो सफीना मजीद गालियां निकालते अक्सा को कोसने लगी। ये सब के सामने मासूम बनने का ड्रामा करती है। मेरी बेटी के लिए आने वाले रिश्ते ऐसे पसंद कर जाते हैं। अक्सा आंसू बहाती वहां से गई तो सुफियान का दिल उदास सा हो गया। उसने इसी वक्त शादी करके इसे साथ ले जाने का इरादा कर लिया और जब उसने ये बात की तो सुगरा परेशान हो गई क्योंकि उसका इरादा था कि वो सफिया से कहकर अक्सा को ऐसा बदनाम करवाएगी कि सुफियान उससे शादी का सोचेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ तो बाजी उल्टी पड़ गई थी। सुफियान कहने लगा, खाला आप मेरा निकाह अक्सा से कर दें ताकि आइंदा आने वाले रिश्ते
आपकी बेटी के लिए रुकावट ना बने। फिर सुगरा और सफीना की हर कोशिश नाकाम होगी और कुछ देर में सुफियान उससे निकाह करके अपने साथ ले आया। सुफियान उसके लिए मुंह दिखाई के लिए कुछ लेने बाजार गया और सिद्दीकी साहब के कहने पर फ्रिया और सलमा ने घर जाकर अपना एक सूट पहनाकर उसे तैयार करने के बाद सुफियान के कमरे में छोड़ आई थी। सुफियान को वापस आते ट्रैफिक की वजह से काफी टाइम हो गया था और जब वो वापस आया तो अक्सा को जमीन पर सोता देखकर चूक गया। वो पंजों के बल बैठकर उसे तकने लगा और फिर आस्था से उसके रुखसार को छुआ तो वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। वो कहने लगा, सॉरी मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी, तुम जमीन पर सो रही हो, ऊपर बेड पर सो जाती। कहने लगी, जमीन पर सोने की आदत पड़ चुकी है जी। सुफियान उसे बेड पर ले गया, उसे देखने लगा जो बेहद मासूम थी। वो उसके रुखसार को छूने लगा। वो डरी सहमी उसे देखने लगी। फिक्र मत करो, मैं अपना हक तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं लूंगा, लेकिन ये मुंह दिखाई तो ले लो प्लीज। वो नेकलेस निकालते हुए बोला और फिर दुपट्टा हटाकर उसे नेकलेस पहनाने लगा तो उसकी गर्दन और कंधों पे पड़े निशान देखकर चूक गया। उसने जब अक्सा से इसके बारे में पूछा तो उसने सफीना के एक एक जुल्म के मुतालिक बताया। सुफियान उसकी तकरीर पे बेचैन सा हो गया। फिर उसे सोने का कहकर उस पर कंबल ओढ़कर वो कपड़े चेंज करने चला गया। जब वो वापस आया तो वो बड़ी परसुकून सी सो रही थी। कुछ देर पहले जब सोई थी तो इस वक्त एक अस्तराब सा झलक रहा था, लेकिन अब वो मुतमईन सो रही थी। वो उसकी पेशानी पे बोसा देते हुए अपनी जगह पर आकर लेट गया। सुबह फजर के वक्त जब उठा तो अक्सा उससे पहले उठकर वुजू करने के बाद नमाज पढ़ रही थी। वो भी उठकर वुजू करने के बाद सिद्दीकी साहब के साथ मस्जिद चला गया। जब वापस आया तो अक्सा जाग रही थी। उसकी आदत थी कि फजर के बाद कुछ देर सोते थे। उसने अक्सा को सोने का कहा, लेकिन उसने कहा कि वो इस टाइम नहीं सोती, तो वो बिना कुछ कहे खुद सोने के लिए लेट गया। 9 बजे के करीब जाकर उसकी आंख खुली तो अक्सा कमरे में नहीं थी और वो उसे ढूंढते हुए नीचे आया तो उसे किचन में खाना बनाते देखकर चूक गया। उसने पास ही बैठी मोबाइल पर मसरूफ सलमा को उसकी मदद करने को कहा तो वो उसे टका से जवाब देकर अपने कमरे में चली गई कि मुझे ये काम नहीं पसंद और वैसे भी किचन में बहुत गर्मी होती है। वो सर झटक कर अक्सा के साथ उसकी मदद करने लगा। अक्सा के लाख रोकने के बावजूद उसने चाय बनाकर बर्तन टेबल पर रखने शुरू किए ही थे कि सुगरा बेगम बाहर निकली और उसे बीवी के साथ काम करती हुई देखकर उसके जैसे सीने पर सांप ही लौट गए। वो अक्सा को बोलते कुर्सी पर बैठ गई कि बड़ी निकम्मी लड़की है। तभी सफीना भी इससे तंग थी, अपनी मुसीबत तुम्हारे गले डाल दी। सुगरा बेगम ने मुंह बनाकर कहा। सुफियान कहने लगा, मुझे काम करने की आदत है अम्मी, मैं कौन सा पहली बार कर रहा हूँ, वहाँ तो अपने हाथों से सब करता हूँ। उसने मुस्कुराती हुई कहा तो वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। उसने सुगरा के रवैये पे अक्सर से माफी मांगी तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। सुफियान ने उसकी हैरानी की वजह पूछी तो वो बोली कि आज तक उसे कभी किसी ने सॉरी नहीं कहा था। वो उसकी मासूमियत पे महज मुस्कुराता टेबल की जानब बढ़ गया। वो उसे खाना डाल डाल कर दे रहा था और सुगरा का ये सोच सोच कर बुरा हाल था कि सुफियान अब उनके हाथों से निकल गया। सुफियान ने नाश्ते के बाद उसे साथ लिया और उसे ढेरों शॉपिंग करवाने के बाद एक रेस्टोरेंट में ले आया। अक्सर ने जब मेन्यू कार्ड से ऑर्डर किया तो वो हैरान रह गया और अक्सर ने बताया कि वो FSC करके फारिग हुई थी जब 2 साल पहले एक हादसे में उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। दुधियाल वालों के लातलक होने की वजह से उसे ननिहाल वाले यहाँ ले आए और सफीना ने 2 साल उस पे जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले थे। सुफियान तो उसके दुख जानकर मजीद अफसरदा हो गया था और वो आने वाले हालात को लेकर परेशान था कि उसके लंदन जाने के बाद अक्सर के साथ न जाने क्या सलूक होने वाला था। वो शाम को जब घर लौटे तो सुगरा बांधे वहां चरपाई पर लेटी थी और उन्हें देखते वो वेला शुरू किया कि सुफियान ने भी अपने कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगी, 2 टके की लड़की को लाखों की शापक करवा दी। सुफियान बना कुछ बोले उनकी सुनता रहा और अक्सर को उसने कमरे में जाने को कहा। उसकी इस हरकत पे सुगरा ने अक्सर को कोसना शुरू कर दिया। सुफियान ने जब उसे रोकना चाहा तो उसने अपना सीना पीट पीट कर अक्सर को बददुआएं देनी शुरू कर दी। सुफियान गुस्से से अपने कमरे की जानब बढ़ गया और जब कमरे में दाखिल हुआ तो अक्सर फुक चेहरे के साथ उंगलियां मरोड़ती उसे देख रही थी। आंटी जी बहुत गुस्से में है ना, मैं उन्हें जाकर सॉरी बोल देती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा।
अक्सर ने घबराए हुए अंदाज में कहा। तो सुफियान ने उसे कश्मगीन निगाहों से देखा। क्यों दोबारा ऐसा क्यों नहीं होगा? मैं तो तुम्हें रोज लेकर जाने वाला हूँ, तुम मेरी बीवी हो और मेरे साथ गई थी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मेरी माँ बहनें भी बाजार जाकर ऐसी शॉपिंग करती हैं, अगर मैं तुम्हें साथ ले गया तो उन्हें प्रॉब्लम क्यों है? वो सर झटक कर नागवारी भरे अंदाज में बोलता वॉशरूम की जानब बढ़ गया। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो अक्सर वैसी की वैसी परेशान सी इधर से इधर टहल रही थी और सुगरा बेगम की बाहर से अभी भी आओ बका की आवाजें आ रही थी। इग्नोर करो तुम इन्हें, इनकी शुरू से आदत थी थोड़ी सी बात को बहुत बड़ा इशू बनाने की। सुफियान ने इसके रुखसार को थपथपाते हुए कहा और फिर अपना माथा मसलता सोफे पर बैठते हुए उसकी पुष्ट से टेक लगाकर अपना माथा सहलाने लगा। कुछ पल गुजरे तो उसे अपने माथे पे उसका नरम और मुलायम सा हाथ महसूस हुआ तो उसके दिल पर जैसे ठंडी मीठी सी फुहार पड़ने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाती रही और सुफियान के रग और रेशे में सुकून सा उतर रहा था। उसने बेअख्तियार उसका हाथ पकड़कर लबों से लगाया और फिर आंखें खोलकर उसे देखा तो वो उसकी हरकत पर सुर्ख हुई थी। सुफियान उठकर उसके सामने आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा और वो उसकी इस तरह देखने पर निगाहें झुकाकर अपनी अंगुलियों को मरोड़ने लगी। सुफियान ने उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठाते और उसके पहलू में बैठता उस पर अपना प्यार निछावर करने लगा। अगली सुबह बहुत हसीन थी और सुफियान की कुर्बत ने अक्सर के हुस्न को मजीद निखार दिया था। सुफियान सुबह का गया, जब शाम को लौटा तो उसने हनीमून के लिए शुमाली इलाका जात जाने का बताया तो सुगरा बेगम तलमला कर रह गई। अगली सुबह ही वो अपने हनीमून के लिए निकल गए। पूरा एक महीना गुजरा, सुफियान और उसे पता भी न चला। हनीमून से वापस आने के 2 दिन बाद सुफियान की वापसी थी और 2 दिन के बाद वो जब लंदन वापस जाने लगा तो अपने पीछे इसे छोड़ने पर उसका दिल न जाने क्यों डूब सा रहा था और कुछ अक्सर उसके जाने का सुनकर बहुत अफसरदा थी। वो दिल पर भारी पत्थर रखे वो लंदन के लिए निकल गया। सुफियान लंदन तो चला आया मगर दिल पाकिस्तान ही छोड़ आया था। उसके दोस्त यार उसे उदास देखकर वजह पूछते तो वो चुप हो जाता। फिर रोज सुगरा बेगम उसकी शिकायतें लगाती और वो सिर्फ सुनता, मगर उसने कभी ना उन्हें टोका कि कहीं वो इस बात की वजह से अक्सर पर मजीद जुल्म ना ढाएं और ना ही उसने अक्सर से कभी पूछा, क्योंकि वो जानता था कि अक्सर कैसी है। रोज घंटों से बातें करता, अपना सुकून तलाश करता था और अपनों के बगैर परदेसियों की कोई जिंदगी नहीं थी। यूं ही रूकी पीकी जिंदगी गुजर रही थी कि एक सुबह सुगरा का फोन आया कि तेरी बीवी मां बनने वाली थी और अपना अमल जाया करवा कर किसी और के साथ भाग गई। वो उसे फोन करके पागल हो गया मगर उसका नंबर ही नहीं मिल रहा था। वो अपना टिकट करवा कर 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान पहुंचा तो सुगरा उसे देखते बैन डालते हुए अक्सर को बददुआएं देने लगी। वो साका तो जामन सा खड़ा था और फिर वो बना कुछ के कमरे में आया तो उसकी महक उसकी यादें कमरे में रची बसी थी। वो घबरा कर उठा और छत पर जाकर चारपाई पर लेटकर तारों से भरे आसमान को देखने लगा। उसे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे कोई आस्था से पुकार रहा है। उसने जब सर उठाकर देखा तो साथ वाली हमसाई की बहू थी। वो उठकर पास गया तो उसने बताया कि इस 1.5 महीने में सुगरा बेगम ने अपनी बेटियों के साथ अक्सर पर बहुत जुल्म किए मगर वो उनके हर जुल्म को सह कर भी खामोश रही और रोज सुगरा बेगम उसे सताती थी मगर वो तो लब सीए चुपचाप घर का काम किए जाती थी। जब सिद्दीकी साहब घर होते तो कुछ लिहाज कर जाती मगर उनकी जाति वही जुल्म जारी हो जाता था और उसके हमला होने का सुनकर सुगरा बेगम ने ये तक कहा कि ये बच्चा नाजायज है। उनकी इस बात पे वो पहली बार उनके आगे बोली तो उन्होंने उसे बड़ी बेदर्दी से थप्पड़ मारे, उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस दिन सिद्दीकी साहब भी शहर से बाहर गए थे। वो पूरी रात इतनी सर्दी में बरसती बारिश में भीगती रही, उनसे दरवाजा खोलने की दरखास्त करती रही लेकिन उनको रहम नहीं आया। सुबह को वो दरवाजे भी बेहोश हो गई और मैं एम्बुलेंस मंगा कर इसमें डालकर हॉस्पिटल ले गई और उसका रात भर सर्दी की वजह से अमल जाया हो गया। फिर मैं उसे वहां छोड़कर कुछ देर के लिए घर आई और जब शाम जो वापस गई तो वो वहां से जा चुकी थी और सुगरा बेगम ने पूरे मोहल्ले में ये मशहूर कर दिया कि उसके किसी मर्द के साथ नाजायज तल्लुकात थे और वो उस मर्द के साथ चली गई है। सिद्दीकी साहब को यही बात कहकर उसके खिलाफ कर दिया। हमसाई की बात पे उसका दिल पानी पानी हो रहा था
اور وہ اس دن کو کوس رہا تھا جب اس نے اسے یہاں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ وہ ماں اور بہن کی فطرت سے واقف تھا۔ وہ چھت سے اتر کر مان بن بھر کے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ پوری رات وہ روتا رہا اور صبح ہوتی وہ اسے ڈھونڈنے نکل گیا۔ اس نے ہاسپٹل کے آس پاس کئی جگہوں پہ اسے تلاش کیا مگر وہ اسے نہ ملی۔ اس نے پولیس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور جا کر علاقے کے ایس ایچ او کو اس کی تصویریں دی تو انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ اسے ڈھونڈنے میں ضرور مدد کریں گے۔ وہ یہ کام چپ چاپ کروا رہا تھا اور اس دن بھی وہ مایوس سا گھر لوٹا تو سامنے بیٹھی ردا اور سفینہ کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا اور نہا کر جب نکلا تو ردا اس کے بیڈ پہ نیم دراز سامنے لگی LCD پہ مووی دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں بے باک انداز اسے ایک آنکھ نہ بھایا اور وہ اسے غصے سے وہاں سے جانے کا کہنے لگا مگر وہ مسکراتی ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سفیان نے چلا کر سغرا بیگم کو بلایا تو وہ ہامتی کامتی اوپر آئی اور زبردستی ردا کو لے کر نیچے چلی گئی۔ وہ بھی کپڑے چینج کرنے کے بعد نیچے آیا اور سغرا بیگم کے کمرے سے بائک کی چابیاں لینے کے لیے آیا تو اندر سے آتی آوازوں پہ ٹھٹک گیا۔ بس کچھ دن اور ہے، وہ پاکستان سے چلا جائے گا تو اگلی بار ردا کی شادی کر دیں گے اور ہاں وہ کل موئی اقصیٰ کو اپنے گھر سے دفع کرو۔ سغرا کی آخری بات پہ وہ ٹھٹک گیا۔ ارے آپا اسے کیسے دفع کروں؟ اس کی بدولت جائیداد آ رہی ہے، اس کی دودیال والے اس کا حصہ دیں گے اور میں بس اس سے لینے کے بعد اسے چھوڑ آؤں گی کسی دارالامان میں، سفینہ نے انتہائی لالچی انداز میں کہا۔ باہر کھڑا سفیان ان کی باتوں پر سن سا ہو گیا تھا۔ پھر وہ بنا چابی لیے تیزی سے باہر نکلا اور رکشہ لے کر سفینہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو سین دھوتی اقصیٰ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ پاس گیا تو وہ سب چھوڑتی اس کے سینے سے لگی، تڑپ تڑپ کر رو دی۔ سفیان خود بھی رو رہا تھا۔ پھر اس نے اقصیٰ کے آنسو پوچھے، اسے گھر جانے کے لیے کہا تو وہ زرد پڑنے لگی۔ فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، سفیان نے تسلی دی تو وہ منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے لے کر جب گھر پہنچا تو دروازہ کھلتی سامنے کھڑی سغرا اور باقی سب کی انہیں دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو یہاں جشن منا رہی تھیں انہیں ایک ساتھ دیکھ کر ان کی ساری خوشیاں خاک میں اڑ گئیں۔ سغرا بیگم اقصیٰ کو گالیاں نکالتی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ جلدی سے اس کے سامنے ڈال باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سغرا سمیت سب کو پولیس میں پکڑانے کی دھمکی دی تو وہ سب اسے بے یقینی بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ اپنے بہن سے کہیے کہ آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں اور اپنی بے شرم بیٹی کے لیے کہیں اور منہ مارے۔ اس کی باتوں پہ سفینہ غصے سے مغلظات بکتی چلی گئی۔ سغرا کو اپنی بہن کی بے عزتی کا بہت قلق تھا اور وہ جولی اٹھا اٹھا کر اقصیٰ کو بددعائیں دینے لگی اور اقصیٰ خوفزدہ سی اس کا بازو دبوچے کھڑی تھی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا اور اسے ڈھیروں تسلیاں دینے کے بعد فریش ہونے بھیجا اور خود اپنے لیے اور اس کے لیے کھانا لینے چلا گیا۔ اسے دیکھتی سغرا بیگم پھر سے واویلا کرنے لگی اور اسی صنع میں صدیقی صاحب گھر آ گئے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو سفیان نے ایک ایک بات بتائی اور وہ شرمندہ سے کھڑے تھے۔ وہ روٹی لے کر کمرے میں آیا اور دونوں نے بیٹھ کر بڑے دنوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس نے رات کو اس سے شکوہ کیا کہ اس نے اپنے اوپر ہوتے ظلم کا اسے کیوں نہ بتایا تو وہ بولی کہ اسے پردیس میں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سفیان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اتنے عرصے میں اس کی پریشانیوں کو سمجھ گئی تھی مگر سغرا بیگم ماں ہو کر نہیں سمجھ پائی تھی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھا تو وہ چولن کو بلا کر سلمہ اور فریہ کے رشتے لانے کو کہا تو وہ خوش ہو گئی اور دل کھول کر اس نے انہیں شاپنگ کروائی مگر شادی کے دن اس نے رخصت کرتی ہوئی کہا کہ اس گھر میں مہمان بن کر آنا تو دروازے کھولے ورنہ ان کے لیے دروازے بند ہیں۔ اس کی اس بات پر بھی کافی تماشا ہوا مگر وہ اب ان تماشوں کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن ایک بڑی سی گاڑی میں ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی ان کے گھر آیا جو کہ اقصیٰ کا چاچا تھا۔ اس دن اسے معلوم ہوا کہ اقصیٰ کا دودیال کافی امیر تھا لیکن اقصیٰ کی ماں اور باپ نے لو میرج کی تو اقصیٰ کے والد کو آگ کر دیا گیا اور وہ شہر میں شفٹ ہو گئے۔ سالوں پہلے وہ انہیں تلاش کرتے رہے اور پھر انہیں خبر ملی کہ اقصیٰ کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو چکے ہیں تو اس کے دادا اور چاچو ان کی بیٹی کو تلاش کرتے سفینہ کے ہاں پہنچے۔
मगर सफीना ने कई दिनों से उन्हें टाल रखा था और आज वो उसे ढूंढते जहां पहुंचे थे। चाचू ने हाथ जोड़कर अक्सर से माफी मांगी तो वो अपने बाप की शक्ल और सूरत के इस शख्स को देखकर जज्बाती होकर रोने लगी। फिर वो उन्हें घर आने का कहकर चले गए और सुफियान बना उसके कई जान चुका था कि वो अपने दुधियाल से मिलने का इश्तियाक रखती है। वो अगले दिन ही उसे लेकर उसके गांव चला आया जहां उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया था। अक्सर को तो सब ने हथेली का छाला बनाकर रखा था। उसके वालिद सबसे बड़े थे और उनके बाकी बहन भाई उनसे छोटे थे, तो उनकी शादियां भी बाद में हुई थी। तो उसकी कजन कुछ ही हम उम्र थी तो कुछ काफी छोटे थे। सब उसे अक्सर ही बोलते उसके आगे पीछे घूम रहे थे और उसे इतनी खुशी थी कि इससे पहले सुफियान ने सिर्फ अपने हनीमून के दिनों में उसे खुश देखा था। वो 2-3 दिन वहां रहने के बाद जब वापस आने लगे तो अक्सर के दादा ने उन्हें एक चेक दिया जो कि अक्सर के बाबा के हिस्से की जमीनों की कीमत थी। उसके लाख मना करने के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती वो चेक उन्हें थमा दिया। वो घर पहुंचे तो अक्सर ने वो चेक उसे देते हुए कारोबार शुरू करने का कहा, लेकिन उसने बड़ी सहूलत से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो लंदन में अच्छा खासा कमाता है तो वहीं जाएगा और साथ ही उसका वीजा बनाने के लिए दे दिया। और कुछ ही अरसे बाद ही वो उसे वहां बुलाने वाला था। उसकी बात पे अक्सर चुप सी हो गई थी। फिर सुफियान ने इन पैसों का एक घर खरीद कर अक्सर के नाम कर दिया। अंकल आंटी अकेले कैसे रहेंगे? वो एक दिन उसने अफसोसदी भरे अंदाज में पूछा। जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। प्रिया और सलमा वक्तन फवक्तन चक्कर लगाती रहेंगी और हम हर साल आया करेंगे। वैसे भी अब मेरा दिल नहीं करता यहाँ रहने को, रिश्तों पर से एतबार उठ गया है। सुफियान ने कहा तो वो सर झुकाए लब कुचलने लगी। उनकी ये गुफ्तगू बाहर खड़ी सुगरा को शर्म से पानी पानी कर गई और वो सीढ़ियां उतर रही थी कि सीढ़ियों से गिर गई। सुफियान और सदीकी साहब उसे हॉस्पिटल लेकर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी थी जिसकी वजह से वो पैराडाइज्ड हो गई। इन दिनों में सिल्वा फ्रिया रहने आई कि हमें माँ की खिदमत करनी है, लेकिन वो सारा दिन बैठी टीवी देखती रहती और सुगरा बेगम उन्हें पुकार पुकार कर थक जाती। और एक दिन सुगरा ने हाथ जोड़कर अपने घरों में जाने को कहा। उनकी जाती अक्सर ने उनकी ऐसी खिदमत की कि जिसके मुंह से हर वक्त बददुआएं निकलती थी अब दुआएं निकलने लगी थी और सुफियान बड़ा मुतमईन और खुश सा वापस पलट गया। उसके जाती अक्सर दोबारा से हमला हो गई। वहां जाती उसने इन तीनों के लंदन आने की तैयारियां शुरू कर दी थी और उनके वीजे लगे और 6 महीने बाद वो लोग लंदन पहुंचे और वहीं 2 माह के बाद अक्सर ने बड़े खूबसूरत 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सुफियान की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जिंदगी हसीन लगने लगी थी। सुगरा बेगम और अक्सर में इस कदर इत्तेफाक और मोहब्बत हो गई थी कि वो जिस मुस्लिम कम्युनिटी में रहते थे वो उन्हें सास बहू कम माँ बेटी ज्यादा समझने लगे थे। मगर सुगरा बेगम कहती कि ये मेरी बहू है और मैं इसकी सास। बहू कोई गाली तो नहीं और मेरी बहू मेरी बेटियों से ज्यादा खिदमत गुजार है। और अक्सर कहती कि मेरी सास ने मेरी माँ की कमी पूरी कर दी। और सुफियान उनकी बातों पे महज मुस्कुरा कर रह जाता है। जिंदगी बड़ी सहल हो जाती है अगर रिश्तों में एतदाल हो। रिश्तों में एतदाल तभी होता है जब हम हर रिश्ते को उसकी जगह पर रखते हुए उसे निभाते हैं, जैसा कि आज सुगरा बेगम और अक्सर निभा रही थी।